नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। पहला चरण हो चुका है और कल अप्रैल 26 को दूसरा चरण होने वाला है। अभी कुल 5 चरण बाकी है और उसमें से भी अच्छी बात यह है कि सूरत के लोगों को इस बार वोट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें घर बैठे बैठे ही बिना लाइन में लगे ही अपना नेता मिल चुका है। ये तो होना ही था, क्योंकि 40 साल से उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आपको बिना वोट डाले ही नया नेता मिल जाए, क्योंकि 40 साल में आप कुछ ना कुछ तो विकास आपको मिलेगा। तो सूरत के लोगों को विकास मिला, इस बार उन्हें वोट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग दुखी है इस बात से, ये अलग विषय है। मगर जिस लोगों ने, जिस शहर ने 40 साल तक भाजपा को वोट दिया, वहाँ पे और कुछ आशा की भी नहीं जा सकती। तो अभी 6 चरण के चुनाव बाकी है और स्वाभाविक रूप से वोटिंग परसेंटेज हमारा कम हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे 10 से 12% लोगों ने वोट कम किए हैं। मणिपुर में हालत और भी ख़राब है और भी बहुत सारे जगह पे लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। कहने को तो हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, मगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में यह हालत है कि लोग वोट डालना नहीं चाहते। और इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि कोई भी पार्टी हमारा भला नहीं करने वाली, फिर चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। और नेताओं को भी ये बात समझ आ गई है कि लोग वोट नहीं भी डालेंगे तो भी हम तो जीत जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में ओवरऑल जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही विजेता गना जाता है। फिर चाहे किसी को 5 वोट मिले, 10 वोट मिले, भले ही बाकी के लोग वोट ना डालें, मगर लोकतंत्र इसी का नाम है कि अगर किसी को 5 वोट भी मिलता है तो भी वो जीता ज़्यादा समझा जाता है। इसी तरह इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि 10 साल बाद, 10 साल के धुआंधार विकास के बाद भी ये जो चुनाव है, यहाँ पे बात हो रही है 2G घोटाले की, कोलगेट घोटाले की और भी बहुत सारे घोटाले की, जो कि कांग्रेस के समय में हुए थे। 10 साल बाद भी उसके नाम पे लोगों को डरा के लोगों से वोट मांगा जा रहा है। इतना जैसे कम था कि चुनाव में एंट्री होती है मछली की, मटन की, आम की, पूरी सब्जी की और मंगलसूत्र की। कहने को तो 10 साल धुआंधार विकास हुआ है, मगर जब वोट मांगने की बात आती है तो लोगों को इन सब चीज़ों पे बरगलाया जाता है। इसका तो मतलब केवल साफ ही हो सकता है कि या तो आपने विकास नहीं किया या तो आप विकास करना नहीं चाहते। दो में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर आपके पास कहने के लिए कोई हिसाब नहीं है कि आपने कितना कुछ किया, तो इसका मतलब है कि आपने या तो कुछ नहीं किया या तो आप केवल धर्म पे चुनाव जीतना चाहते हैं। यहाँ पे वोटर का भी परसेंटेज डिपेंड करता है कि वोटर क्या चाहते हैं। अगर सरकार कुछ भी आपको सुनाए, गलत बयानी भी करे आपके वोट प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे वोटरों को अपने अंदर देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। क्या जनता मछली को, मटन को, आम को, पूरी सब्जी को, मंगलसूत्र को क्या प्रावधान देती है? ये चीज़ें चुनावी मैदान में आती क्यों है? सरकार को शायद इस बात का भरोसा है कि हमारे वोटरों को यही चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है। अगर उन्हें इस बात का भरोसा है तो नेता भी यही करेगा। मगर अगर जनता रोजगार की बात करेगी, बेरोजगारी की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, सुविधाओं की बात करेगी, तो मेरा मानना है कि नेता को भी उस पर बात करनी पड़ेगी। मगर जनता कुछ भी बात करे, आखिर में है तो लोकतंत्र, किसी ना किसी को जीतना है, किसी ना किसी को हारना है। तो इसमें फिर जनता बात करे ना करे वो मतलब नहीं रखता, क्योंकि आखिर में लोकतंत्र में बहुमत ना भी हो तो आप गठबंधन सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे में जनता के लिए कुछ किया जाए, कुछ ना किया जाए, जनता की मांगों को ध्यान में रखा जाए ना रखा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि पिछले 10 सालों में देश के लोगों को ये चीज़ भली भांति समझ आ गई है कि हम वोट किसी को भी दें, किसी भी पार्टी की सरकार बनाए, आखिर में तो हमारे मैंडेट को चोरी कर लिया जाएगा। हमारी जो सरकार होगी उसे तोड़ दिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा, या फिर उस पर छापे पड़वा के उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और हमारे देश का जो बिका हुआ मीडिया है वो उसे मास्टर स्ट्रोक चिल्लाएगा। जहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही होगी
वहाँ पे मीडिया को मास्टर स्ट्रोक नज़र आता है। तो देश के लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आ चुकी है कि हम किसी को भी वोट दे, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि वो सरकार चलेगी भी कि नहीं चलेगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लोगों के अंदर किसी भी पार्टी को लेकर विश्वास नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को किसी भी पार्टी पे विश्वास नहीं है। और जहाँ तक कुछ नई पार्टियाँ होती हैं, नए उम्मीदवार होते हैं, उनके पास संसाधनों की कमी होती है, लोग उन्हें वोट नहीं देते। लोगों की भी कमी है कि लोग केवल चोर चक्कों को ही वोट देते हैं। लोग अपक्ष उम्मीदवारों को, छोटी पार्टियों को, जो समाज सेवी लोग होते हैं, उन्हें वोट नहीं देते। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। अपने अंदर से ही एक उम्मीदवार खड़ा करें, अपक्ष ही सही, लोग उसका पर्चा भरे, लोग उसे सपोर्ट करें और उसे वोट दें। आज नहीं तो कल वो आपके एरिया से जीत के जाएगा, मगर लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मगर मेरा मानना है कि लोगों के अंदर भी कुछ हद तक स्वार्थ की भावना है। लोग किसी को जिताना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जीत जाएगा और हम यहीं के रह जाएंगे। तो अगर आपको जीतना है तो आप भी खड़े रहिए। लोकतंत्र किसी को रोकता थोड़ी है। लोकतंत्र सबको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी चुनाव में आइए और जीत के बताइए। मगर आप नहीं करेंगे और आप दूसरे को वोट करके जिताना भी नहीं चाहेंगे, तो इसमें नुकसान तो सबका है, आपका भी है, उसका भी है, सबका है। ये सब बात है जनता की। मगर अगर मैं बात करूँ सरकार की, खास करके वो सरकार जिसे चुनाव होने पे हिंदुत्व याद आता है, हिंदू धर्म याद आता है और हिंदू लोगों को ठगने आ जाते हैं, उन पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले आपकी प्रॉपर्टी को लेके बांट देना चाहते हैं, आपके पैसों को, आपके मंगलसूत्र को लेके बांट देना चाहते हैं। ये एक ऐसी हिपोक्रेट स्टेटमेंट है जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये आपको केवल डराने और धमकाने के चोचले हैं। सत्ता प्रेमी लोग आपको केवल डरा सकते हैं कि वो आपके लिए काम नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको डराएंगे। वो आपको सपने भी दिखाएंगे। जब आप सपने नहीं देखेंगे क्योंकि आपको सपने में विश्वास नहीं है, तो फिर वो आपको डराने का पैतरा उपयोग में लेंगे। वो आपको हर तरीके से डराने का प्रयास करेंगे ताकि आप उसे सपोर्ट करें। मगर आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ये जो डर है वो सरकार के अंदर से आ रहा है। अगर सरकार आपको डराने का प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी ये डर है कि लोगों के पास ये पावर है कि वो सरकार को गिरा दे। तो लोगों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि आपको इस डर का शिकार नहीं होना है, आपको वोट सोच समझ के देना है। ये जो लोग आपको डराए रहे हैं कि कांग्रेस आएगी और आपके घरों को, आपके प्रॉपर्टी को, आपके पैसों को लेके बांट डालेगी, आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें वर्तमान सरकार ने ही की है। आप पे बड़ा बड़ा टैक्स लगाया गया, नोटबंदियाँ की गई, आपको लाइन में खड़ा किया गया, आपको बेरोजगार किया गया, आपके रोजगार के अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर दिया गया, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी गई, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अगर लंबी लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो जिस चीज़ों को लेकर आपको डराया जा रहा है वो तो आपके साथ पहले से ही हो रहा है। आपने कभी सुना था कि इस देश में 300 रुपये किलो टमाटर बिक सकता है? मगर बिक रहा है। आपने कभी सोचा था कि इस देश में 150 रुपये किलो प्याज बिक सकता है? मगर वो बिक रहा है। 110 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बिक रहा हो, तो ये है कि आपको पहले से ही यहाँ पे लूटा जा रहा है। बस आपको इस चीज़ को महंगाई के रूप में बताया जाता है। तो ये कहना कि कांग्रेस वाले आके ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीज़ें आपके साथ पहले से ही हो रही है, बस नाम उसका महंगाई है। आपको पहले से कमज़ोर किया जा रहा है, गरीब किया जा रहा है, मगर फिर भी आपको उसी के नाम पे बरगरा के आपसे आपका एक इकलौता वोट लिया जा रहा है, क्योंकि ताकि उनका सरकार टिकी रहे वहाँ पे। भाषण में आजकल ये भी चल रहा है कि तुष्टीकरण होगा, ये होगा, वो होगा। अगर आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आपको साफ साफ दिखेगा कि वर्तमान सरकार ने किस हद तक तुष्टीकरण किया है। इसमें केंद्र की सरकार भी आती है, उसमें भाजपा की राज्य सरकारें भी आती है, हर तरीके की सरकारें आती है जिसने तुष्टीकरण का सहारा लिया। फिर ये लोग कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, जो कि एक ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात है
जिस पे हो सकता है कुछ लोग भी विश्वास ना करें। अगर आप पिछले 10 सालों में सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं देखेंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि इसमें तुष्टीकरण है। आप स्कॉलरशिप देखें, सरकारी स्कूल की योजनाएं देखें, नौकरियों की योजनाएं देखें, जो भी देखें आप, हर एक फील्ड में आपको दिखेगा कि तुष्टीकरण सरकार ने किया है। हाउसिंग स्कीम से लेके लोन बंटवारे तक हर एक फील्ड में आपको ये चीज़ें दिखेगी। यहाँ तक कि एज क्राइटेरिया भी एक खास धर्म के लोगों के लिए लूज किया गया है, कुछ खास राज्य के लोगों के लिए। अगर उदाहरण के रूप से बाकी राज्य के लोग किसी सरकारी नौकरी में 30 साल तक आवेदन दे सकते हैं, तो एक खास राज्य के लोगों को कुछ साल के लिए छुटकारा दिया गया कि भाई इन्हें 3 साल और दिए जाए। इस तरीके से तुष्टीकरण किया गया और कहा गया कि ये है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक और बात भी कही कि कांग्रेस वाले आएंगे तो आपका पैसा लेके एक खास समुदाय में बांट देंगे। अगर हम पिछले 10 सालों का देखें हिसाब किताब, तो वर्तमान सरकार ने यानी कि भाजपा की सरकार ने भारत देश के लोगों के पैसे को विदेशों में बहाया है। इसने देश में भी काफ़ी तुष्टीकरण किया है और विदेशों में भी काफ़ी तुष्टीकरण किया है। अगर मैं हिसाब किताब दूँ आपको, तो इन्होंने बहुत सारे इस्लामिक देशों में पैसे बांटे हैं। वहाँ पे किस धर्म के लोग हैं आप भली भांति जानते हैं। उदाहरण के रूप से मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की, वहाँ पे इन्होंने $3 बिलियन डाले हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई $1 बिलियन कितना होता है, तो वो होता है लगभग 8,000 करोड़ के आसपास। तो ऐसे $3 बिलियन अफ़गानिस्तान में भारत की सरकार ने डाले हैं। ठीक इसी तरह इन्होंने मालदीव में भी पैसे डाले हैं। ठीक उसी प्रकार इन्होंने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए घर बनवाए। ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार ईरान के साथ पैसे की डीलिंग करती है। ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार पैलेस्टाइन में भी राहत सामग्री देती है। और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो कि भारत सरकार ने किए हैं अपनी विदेश नीति के नाम पे। तो यहाँ पे खास देशों को एक खास धर्म के लोगों के साथ आप भारत के लोगों का पैसा दे रहे हैं, तो क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? भारत के टैक्स पेयर का पैसा आप इस्लामिक देशों में दे रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? बिल्कुल है ये तुष्टीकरण। मगर आप कहते हैं चुनाव में कि कांग्रेस वाले आके आपका पैसा एक समुदाय विशेष में बांट देंगे, जबकि ये काम वर्तमान सरकार ने बखूबी किया है। यहाँ पे कांग्रेस को भी आप पूरी रूप से क्लीन चिट नहीं दे सकते। इस पे हम बाद में आएंगे कि कांग्रेस की भी अपनी कटनी करनी अलग है। भले वो लोग मोहब्बत की दुकान, प्यार की दुकान की बातें करें, मगर उनकी भी कटनी करनी अलग है। मगर भाजपा वालों की भी कोई बहुत अलग नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस वाले आपका पैसा लेके समुदाय विशेष में बांट डालेंगे। आपकी प्रॉपर्टी, आपके घरेने, आपका सोना चांदी सब लेके समुदाय विशेष को दे देंगे। यहाँ पे मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि बांग्लादेश के साथ किस सरकार ने एग्रीमेंट किए थे। आपने वहाँ पे बखूबी जाके बिजनेस एग्रीमेंट किए। और तो और यहाँ पे इनसे पूछना चाहिए कि बांग्लादेश को जो रेलवे के इंजन आप फ्री में दिए जा रहे हैं, आप उन्हें हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं, मालदीव में आपने हवाई जहाज़ दिए, वो सब किस नीति के तहत आता है? क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? क्या वो भारत के लोगों का पैसा नहीं है? है तो बिल्कुल। मगर वहाँ पे आप नहीं कहेंगे कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप कहेंगे कि कांग्रेस वालों ने तुष्टीकरण किया। मगर आप खुद तुष्टीकरण करते हैं, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है कि आप अपने कुछ वोटरों को ये सब पट्टी परा लें, मगर जो समझदार लोग हैं वो सब चीज़ें समझते हैं। आपने एक समुदाय के लोगों के लिए IAS UPSC कोचिंग की भी सुविधा की। क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आता? क्या बाकी धर्म के लोगों को सुविधा की ज़रूरत नहीं है? ये चीज़ समझनी पड़ती है। जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं तो वहाँ पे वो एक मैत्री ट्रेंड शुरू करवाते हैं। और भी बहुत सारे एग्रीमेंट है जो कि हमने बांग्लादेश के साथ किए हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस देश के साथ एग्रीमेंट करके हमारे देश को नुकसान हो, हमारे व्यापारियों को नुकसान हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो, आपने वैसे एग्रीमेंट किए हैं। आपने भारत की ज़मीन को बांग्लादेश को दिया है। आप कहते हैं कि हमारा टापू कांग्रेस वालों ने श्रीलंका को दे दिया। आपने कौन सा अलग काम किया है? कहने का मतलब ये है कि आपने भी भर भर के तुष्टीकरण किया है।
हमारे देश के लोग पिछले 10 साल से राह देख रहे कि कब हमारे 15 लाख रुपए हमें मिलेंगे अकाउंट में। मगर आपकी सरकार ने मालदीव्स को इतने पैसे दिए हैं कि वहाँ का हर एक नागरिक लाखपति बन जाए। आपने भारत के लोगों के इतने पैसे मालदीव्स में दे मारे हैं कि वहाँ का हर एक नागरिक लखपति बन जाता है। ठीक है, तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या ये देश के लोगों की संपत्ति का बंटवारा नहीं है? क्या वो पैसों से मेरे देश के लोगों का भला नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। मगर आप अपने आप को शायद उदार दिखाना चाहते हैं, आप अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं, आप अपनी छवि को बहुत अच्छा करना चाहते हैं कि आप भारत के लोगों के पैसे अफगानिस्तान में दे रहे हैं, मालदीव्स में दे रहे हैं, बांग्लादेश में दे रहे हैं, पैलेस्टाइन में दे रहे हैं, ईरान के अंदर दे रहे हैं, और भी कितने देश हैं जहाँ पे ये लोग भारत के पैसे दिए जा रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, जहाँ पे हंगर इंडेक्स इतना ख़राब है कि हर साल हमारी रैंकिंग नीचे गिरती जाती है, हमारी सरकार हमारे ही पैसे, देश के पैसे विदेशों से लोन लेके देश को कर्जे में डुबा के हमारे पैसे विदेश में दे रहे हैं राहत राशि के तौर पे। मगर यही सरकार और उसके चेले चपाटे आपको कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने ये किया, कांग्रेस सरकार ने वो किया, देश को नुकसान पहुंचाया, फलाना किया, ये घोटाला, धर्म का नुकसान, देश का नुकसान। कांग्रेस ने जो भी किया, मगर आपको क्यों बिठाया गया था सरकार में? अगर आपको भी कांग्रेस वाला ही काम करना था, अगर आपको भी अपने भूखे नंगे लोगों पे ध्यान देने के बजाय विदेश में पैसे फेंकने थे, तो फिर कांग्रेस को निकालना क्यों जरूरी था? कांग्रेस को ही रखते ना, वो भी वही करती जो आपको करना है। अगर आपको भी कांग्रेस के रास्ते पे ही चलना है तो फिर आपको भी 40 सीटों पे सिमटना पड़ेगा। तो ये जो भी मैं वीडियो मैसेज बना रहा हूँ, ये केवल इसलिए नहीं है कि मैं बना रहा हूँ, ये इसलिए है कि ये मैं अपने हिंदुओं को बताना चाहता हूँ कि चुनाव के समय आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि भाई कांग्रेस आएगी तो ये होगा वो होगा। मगर आपको समझना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार आपके लिए और आपके धर्म के लिए, आपके जो भी हिंदुत्व की विचारधारा है, वर्तमान सरकार ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये लोग जो बजरंग बली की जय चिल्लाते हैं, जय श्री राम कहते हैं, ये आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सरकार की कटनी करनी दोनों अलग है। ये लोग आगे से भले बजरंग बली की जय चिल्लाए, ये लोग भले आपके सामने जय श्री राम कहे, मगर आप जब इनकी कथनी करनी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कांग्रेस से भी ज़्यादा हिंदुत्व का नुकसान किया है। कांग्रेस भले आपके मुंह के सामने कहती थी, मगर वर्तमान सरकार की परिस्थिति ये है कि वो आपको कहेगी भी नहीं और वो पीछे के हाथ से अपना सारा काम करती रहेगी। तो आपको ये सब समझना है, और इसीलिए मैं किसी भी नेता को समर्थन नहीं करता, ना तो मैं राहुल गांधी को, ना तो मैं मोदी जी को, ना ही मैं किसी भी नेता को समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई कोई नेता, कोई पार्टी आपका या आपके धर्म का भला नहीं कर सकती। मगर फिर भी हमारा चुनाव 2024 का चुनाव धर्म की राजनीति पे शिफ्ट हो गया है। मगर यहाँ पे मेरे हिंदुओं को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई आपको समझदारी से वोट देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे वाजपेयी जी की एक बात याद आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब आपके सामने दोनों बुराई, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी बुराई कम बुरी है। अगर ज़्यादा बुराई और कम बुराई में आपको चयन करना पड़े तो आपको वो बुराई चयन करनी चाहिए जिसमें कम बुराई हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कांग्रेस के सरकार में जो तुष्टीकरण की नीतियाँ थी वो वर्तमान सरकार से थोड़ी हद तक कम थी, कुछ हद तक कम थी, बहुत हद तक कम थी ये कह सकते हैं। मगर आप 2014 के बाद की नीतियाँ देखेंगे, आपको साफ साफ उछाल मिलेगा कि वर्तमान की मोदी सरकार ने तुष्टीकरण के नाम पे कितना ही कुछ किया है। जितना कुछ भी आपके ऊपर हाइप बनाई गई थी कि हिंदू धर्म के लिए ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, उसके विपरीत कार्य किया गया है। आपको केवल डराया धमकाया गया है, आपके वोट का केवल सहारा लिया गया है, आपका उपयोग किया गया है, और अभी भी आपका उपयोग ही कर रहे हैं तब तक जब तक कि इन्हें उपयोग मिलेगा आपका। ये वो लोग हैं जो चुनाव आते ही आपको बेवकूफ़ बनाने आ जाएंगे, मगर चुनाव जाते ही 5 साल तक तुष्टीकरण करेंगे। क्या आपको ऐसा नेता चाहिए जो 5 साल तुष्टीकरण करे
और चुनाव के समय जय श्री राम बजरंग बली की जय चिल्लाता हुआ आपके पास वोट मांगने आ जाए? क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो 5 साल तक केवल और केवल तुष्टीकरण करे और आपको 5 साल बाद बेवकूफ़ बनाने आ जाए, आपके किसी भी सुविधा का ध्यान ना रखा जाए? क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट आर्थिक हालत का भी हो सकता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे समाज की मैं बात करूँ, हिंदू धर्म की बात करूँ, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। आपके लिए रोज़गार भी ज़रूरी है, महंगाई कंट्रोल में हो ये भी ज़रूरी है, पेट्रोल सस्ता हो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने समाज को सशक्त बनाना है। आप ये मत सोचिए कि भाई सरकार आपके लिए सब कुछ करेगी, आपको अपने आप को भी सशक्त बनाना है। अगर कोई सरकार या उसका चेला चपाटा आपको कहे कि भाई तुम महंगाई नहीं सह सकते क्या, तुम इतना त्याग नहीं कर सकते क्या, भाई त्याग तो कर रहा है इस देश के समाज के लोग। 10 साल से क्या त्याग कम किया है? किया ना त्याग, तो क्या मिला? कितना कुछ कर लिया समाज के लिए। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने समाज को सशक्त बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं मान सकते कि भाई हमने एक वोट दे दिया, सरकार बन गई, नेता बन गया, बात ख़त्म। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका समाज कैसे मजबूत बने। अगर आपका समाज ही मजबूत होगा तो आपको किसी नेता के समर्थन की या किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने समाज को सशक्त बनाना पड़ेगा। और समाज कैसे सशक्त बनेगा? अगर समाज अच्छे से फलेगा फूलेगा तभी वो सशक्त बन पाएगा। तो यहाँ पे जो चेले चपाटे आपको ये पट्टी पढ़ाते हैं कि थोड़ी महंगाई सह लो, अगर महंगाई के चक्कर में रहे तो फिर कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी तो ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, तो इनका लॉजिक क्या है आप समझ रहे हैं? इनका लॉजिक है कि भाई आप महंगाई से मर जाए, बेरोजगारी से मर जाए, मगर वोट देते रहे इन लोगों को जिन्हें कुछ करना ही नहीं है आपके समाज के लिए, आप उन्हें वोट दें। तो आपको समझना पड़ेगा कि इनका जो घटिया लॉजिक है वो ये है कि आप महंगाई पे कुछ ना करें, बेरोजगारी पे कुछ ना करें। भाई वैसे भी तो लोग मर जाएंगे, अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो, बेरोजगारी होगी तो ऐसे ही समाज खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है हमारी? कि समाज सशक्त हो, मजबूत हो। तो ये जो चेले चपाटे आपको ज्ञान देते हैं कि भाई फलाने नेता को वोट दो, कांग्रेस आ जाएगी तो ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, भाई समाज तो रहना चाहिए हमारा, तभी तो आगे के कुछ सोचेंगे। ये है बात। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई अभी 6 चरण के चुनाव बाकी है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, मगर जितने भी लोग देखे या बाद में भी देखे, चुनाव तो आते जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये चुनाव आखिरी होगा, आगे भी तो चुनाव आएंगे कभी कभी। तो हर बार यही टैक्टिक यूज़ की जाएगी, हर बार आपको डराया धमकाया जाएगा, सपने दिखाए जाएंगे, सपने नहीं देखेंगे तो आपको डराया जाएगा और आपसे वोट निकाला जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप को सशक्त करना है, मजबूत करना है। आपके लिए रोजगार कितना है, सुविधाएं क्या है, महंगाई कितनी है, ये सब चीज़ें आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अगर आप दबे कुचले रह जाएंगे और आपका नेता सशक्त बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, वो क्या करेगा? फ्लाइट पकड़ के विदेश चला जाएगा, अपने परिवार को विदेश में सेट कर लेगा, भारत में जो भी हो वो। वैसे भी हमारे देश के नेताओं का इतिहास है कि भाई नेता केवल राजनीति करता है, बाकी परिवार तो विदेश में ही रहता है। तुम निकाल के देख लो इतिहास वगैरह कितने ही नेताओं का, कि कोई अपने परिवार को नहीं रखता भारत में, क्योंकि भारत में जिस प्रकार की स्थिति है, सुविधाएं है, कोई भी पैसेदार पूंजीपति व्यक्ति अपने परिवार को यहाँ पे नहीं रखता। तो अगर तुम ये चाहते हो कि भाई ऐसे लोगों को तुम वोट दो जो कि तुम्हारे देश में रहना तक नहीं पसंद करते, क्या ये समझदारी की बात है? ये समझने की बात है कि जो नेता खुद अपने लोगों को बाहर भेज देता है और देश में केवल राजनीति करता है, वो तुम्हारे लिए क्या सोचेगा, कितना सोचेगा, ये सोचने की बात है। तो अंत में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वोट देते समय बहुत सारे पहलू होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ता है, और उन लोगों को तो कभी वोट ना दो जो तुम्हें डरा के वोट ले। क्योंकि एक लालची नेता क्या करता है? लालची नेता हर एक चीज़ पे निगाह रखता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसे जो भी मिल जाएगा, जिसका भी वोट मिल जाएगा, उसे उसकी चिंता नहीं होगी। कहते हैं ना कि भाई आपको जो मिल जाता है आप उसकी चिंता नहीं करते, जो आपको नहीं मिलता आप उसकी चिंता करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सत्ता प्रेमी नेता होते हैं, इनका पूरा फोकस 5 साल तक
उस वर्ग को मनाने में चला जाता है जो इन्हें वोट नहीं देता। जो सत्ता प्रेमी नेता होता है वो सब तरीके से अपने वोट बटोरना चाहता है। जो नहीं देते वो उन्हें भी मनाना चाहता है कि भाई तुम हमें वोट दे दो। तो आखिर में उन्हें पता है कि भाई हमें बहुमत वोट चाहिए, ज़्यादा वोट चाहिए। तो तुम्हें क्या ऐसे नेता को सपोर्ट करना चाहिए जो चुनाव के समय हिंदू बन जाए और चुनाव के बाद सेक्युलर तुष्टीकरण करने लगे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो मेरा तो क्लियर है कि मैं ऐसे नेता को तो वोट नहीं दूंगा जो चुनाव के समय हिंदू बन जाए और चुनाव के बाद तुष्टीकरण करने लगे। ऐसे नेता को मैं कभी वोट नहीं दे सकता। मेरी नज़र में कांग्रेस वालों ने कम तुष्टीकरण किया है, भले वो बदनाम हो चुके हैं। कांग्रेस वालों की भी कथनी करनी अलग है। वो भले कहते कि मोहब्बत की दुकान, मगर आप देखें कि भाई उन्होंने टिकट किसे दिया है, उनके अंदर मानसिकता क्या है, उनके अंदर के सत्ता प्रेम क्या है, वो लोगों को बस केवल किस तरीके से देखते हैं आप सब समझ सकते हैं। आपको एक चीज़ समझ आती है कि भाई बाहर क्या दिखाया जा रहा है और अंदर क्या विचार है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो विपक्ष गठबंधन है, लोगों को उस पर भी विश्वास नहीं है। और इस पर मैं गलत भी नहीं कहता कि लोगों को क्यों विश्वास नहीं, क्योंकि भाई लोग कुछ भूलते नहीं है। कहते हैं ना पुराने समय में कि भारत के लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझदार बन रहे हैं, लोग सबको समझते हैं, जानते समझते। और इसीलिए भाई पहले चरण में कम वोटिंग हुआ। यहाँ पे भले कांग्रेस वाले कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, मगर भाई आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी जो भी कहिए, आपके पुराने किस्से नए किस्से जो भी कहो, आपकी कितनी भी राज्य सरकार अभी वर्तमान में है, लोग सब देख के समझते हैं कि भाई चुनावी वादे और चुनावी जुमले पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई कांग्रेस वालों को जनता ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है, और मुझे लगता भी नहीं कि करेंगे। हो सकता है कि गठबंधन में सरकार बना दे, अलग बात है। मगर जिस तरीके से आप कांग्रेस की विचारधारा को देखें, उनके टिकट बंटवारे को देखें, उनके अंदर जो लोग हैं उनकी मानसिकता को देखें, आपको समझ आ जाएगा कि भाई इस पार्टी को वोट नहीं कर सकते। मगर आपके पास विकल्प ही क्या है। मैंने कहा ना कि भाई वाजपेयी जी ने कहा था कि 2 बुराई में से आपको कम बुराई को चयन करना पड़ेगा। तो यही परिस्थिति है। तो पहले चरण में जो भी वोटिंग हुआ, जो कम वोटिंग हुआ, वो भाजपा के लिए तो चिंता का कारण है, क्योंकि वो लोग 400 पार चिल्ला रहे हैं। मगर उससे भी बड़ा कारण है विपक्ष वालों के लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस वालों के लिए, कि लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। अगर आपके समर्थन में भी लोग वोट देते तो दिखता ना कि भाई लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ तो पूरा का पूरा गांव बहिष्कार करके बैठा है मतदान का। तो राहुल गांधी नो डाउट मेहनत कर रहा है, प्रचार कर रहा है, मगर लोगों ने स्वीकार नहीं किया है कांग्रेस को। तो पहले चरण में जो भी हुआ वो भाजपा के लिए भले चिंता का विषय हो, मगर वो कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है कि भाई 10 साल बाद भी आप लोगों के बीच में इस तरीके से अपनी पकड़ नहीं बना सके कि लोग आपको उपाय के रूप में देखें। ये है। आपके पास कितने ही राज्य सरकारें थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कुछ हद तक आपकी सरकारें थी, अभी कर्नाटक में है। तो आपकी जो बातें हैं कथनी करनी दिख जाती है कि भाई आप चुनावी जुमले कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार आई थी, आपने बहुत सारे वादे किए थे। जो भी कहो, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार एक लंबे समय तक रही थी दिग्विजय सिंह के टाइम में। तो जनता कहीं ना कहीं समझती है ये बात कि चुनाव में भले जो भी कहा जाए, मगर वो एक्चुअली में एप्लीकेबल है या नहीं है। मैं मानता हूँ कि कोई भी सरकार जो कि लोगों के जीवन को लेके चिंतित है, लोगों के रोजगार को, पढ़ाई को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेके चिंतित है, उसे वोट देना चाहिए। मगर कांग्रेस में समस्या ये है कि उनके अंदर सेक्युलरिज्म और बाकी सारी विचारधारा भी है। बहुत सारी लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट वाली विचारधारा है कांग्रेस के अंदर। उनके मैनिफेस्टो में भी है कि भाई हम माइनॉरिटी का ध्यान रखेंगे वगैरह वगैरह। तो आपको ये चीज़ पता है कि भाई भारत के लोगों ने 2 बार, 2014 में और 2019 में आपकी विचारधारा को नकार दिया है, 2 बार। और अगर इस बार तीसरी बार भी आपकी विचारधारा को नकार दिया जाएगा तो ये पार्टी के लिए नुकसान कारक है। पार्टी के लिए नुकसान कारक है, मगर देश के लिए भी नुकसान कारक है,
कि देश के लिए आर्थिक हालात खराब होते हुए भी कांग्रेस की विचारधारा को नकार दिया गया। देश को रोजगार की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, महंगाई कम करने की ज़रूरत है, सुविधाओं की ज़रूरत है, मगर विपक्ष की जो पार्टियां है वो अपनी सेक्युलरिज्म वाली मानसिकता को छोड़ना नहीं चाहती, और ये इसके लिए लोग वोट देना चाहते नहीं विपक्ष की पार्टियों को। तो ये बहुत ही गंभीर दुविधा की बात है। और इस बार भी अगर भाजपा वाले जीत के आ जाते हैं, जो कि 50-50 चांसेस है, मैं कुछ कह नहीं सकता श्योरिटी के साथ, मगर भाजपा वाले जीत के आ जाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल विपक्ष की पार्टियां होगी कि भाई 10 साल बाद भी आप अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, आपके मैनिफेस्टो में, आपकी आइडियोलॉजी में इतने चेंजेस नहीं आ पाए कि लोग आपको वोट दे पाए। तो विपक्ष की हार होगी अगर तीसरी बार भी विपक्ष की पार्टियां हार जाती है और सरकारें नहीं बदलती। तो मेरा मानना साफ है कि मैं वर्तमान सरकार को वोट नहीं दूंगा, भाजपा की सरकार को वोट नहीं दूंगा। 10 साल तक एक लंबा चौड़ा पीरियड होता है देश को बदलने के लिए, देश में काम करने के लिए। अगर 10 साल में भी कोई पार्टी या कोई नेता कुछ नहीं कर पाता तो वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये मैं समझता हूँ। अगर 10 साल में भी आप केवल वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाते हैं, फीता काटने का काम करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, रैली करते हैं, अपनी एसयूवी पे खड़ा होकर लोगों को हाथ दिखाते हैं, ये सब अगर काम करते हैं 10 साल अपनी सरकार को चलाते हुए, मेरा मानना है कि फिर वो आदमी विकास नहीं कर सकता। आप ही मुझे बताइए, कोई नेता ऑफिस में काम करने की बजाय कार के दरवाजे पे लटक के अपना हाथ दिखाता रहे लोगों को, जनता को, कि भाई मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। क्या एक नेता का काम ये है? क्या एक नेता का काम रेलवे को झंडी दिखाना है? तुम मुझे बताओ। तो ऐसे लोगों को मैं वोट नहीं दे सकता, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत को चलाने के लिए मैं मानता हूँ कि 24 घंटे सरकार को कार्यरत रहना चाहिए। दिन में भी सरकारी ऑफिसों को खुला रहना चाहिए, रात को भी मंत्रिमंडलों को खुला रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतना सब काम है कि उसके लिए भाई आप कभी रुक नहीं सकते। मुझे बहुत दुख है कि हमारे देश में पार्लियामेंट में केवल कुछ ही सेशन है। एक आम आदमी साल भर नौकरी जाता है, मगर पार्लियामेंट में जो नेतागण हैं उनके लिए कुछ सेशन। सोचिए, इतना बड़ा देश, इतनी समस्याएं, इतना सारा मिसमैनेजमेंट, और वहाँ पार्लियामेंट चलाने के लिए कुछ ही सेशन है। वो भी आप जाए तो जाए, वरना कोई बात नहीं। आप सवाल पूछे ना पूछे कोई बात नहीं, आपसे कोई हिसाब मांगने वाला नहीं, आपसे कोई रिपोर्ट मांगने वाला नहीं, कोई नहीं। तो इतने बड़े देश में जहाँ पे 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, वहाँ पे पार्लियामेंट चलाने के लिए कुछ ही सेशन है। ये मेरे लिए बहुत दुविधा की बात है। और उसमें से भी इस देश में जितना कार्य है उसके लिए राउंड द क्लॉक 24 घंटे कार्य करना जरूरी है। 24 घंटे ये फैसले, डिसीजन, ऑर्डिनेंस, कानून वगैरह बनाना, बिल पास करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते रहनी पड़ती है, तभी जाके ज़मीन पे कुछ फ़र्क दिखता है। क्योंकि भारत एक बहुत कॉम्प्लेक्स देश है। अगर आपको ज़मीन पे चीज़ें बदलनी है तो आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। रात को भी आपको कार्यालय चालू रखने पड़ेंगे। 24 घंटे कुछ कंपनियां होती है जो 24 घंटे की चलती है, उसमें शिफ्ट होती है कि भाई सुबह का शिफ्ट ये काम करेगा, रात का शिफ्ट ये काम करेगा। जैसे मैं बात करूँ पावर हाउस, एक पावर हाउस जो होता है बिजली घर, वो 24 घंटे चलता रहता है। 24 घंटे वहाँ बिजली बनती है, 24 घंटे वहाँ स्टाफ रहता है। सुबह का स्टाफ, रात का स्टाफ, इंजीनियर वगैरह, मैनेजर वगैरह, सब लोग 24 घंटे पावर हाउस को चलाते हैं। रेलवे की बात करूँ, रेलवे में भी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। सुबह की ड्यूटी, शाम की ड्यूटी, रात की ड्यूटी, लोग 24 घंटे काम करते हैं। मिलिट्री में भी ऐसा होता है। तो इतना बड़ा देश और यहाँ पे 24 घंटे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हम किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बना के बैठे कि मंत्री कितना काम करता है, कितनी छुट्टियाँ लेता है, कितना हिसाब किताब होता है, कोई सुनिश्चित नहीं। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पे 24 घंटे काम करना ज़रूरी है। तभी मेरा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती है। तभी कोई भी सरकार, कोई भी आ जाए, उसे 24 घंटे काम करना ही पड़ेगा, वरना भाई सरकार तो बदलती रहेगी।
नई सरकार आएगी, दूसरी सरकार चली जाएगी, ऐसे चलता रहेगा, मगर देश पे बदलाव बहुत धीमे आएगा। फिर कहते हैं कि पुराने समय में पेजर हुआ करते थे अमेरिका में, पेजर, मोबाइल से पहले पेजर थे, ठीक है, पेजर। अमेरिका में जो चीज़ें आके चली जाती थी वो भारत में आती थी, ठीक है, ऐसा ट्रेंड था पुराने समय में। हमारा देश इतना पीछे था, ठीक है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारा देश इतना पीछे था कि अमेरिका में जो चीज़ पुरानी हो जाती थी, टेप रिकॉर्डर, कैसेट वगैरह, पेजर वगैरह, वो चीज़ बाद में यहाँ आती थी। तो पेजर एक ऐसी चीज़ थी जो कुछ समय के लिए, लगभग 10 साल के लिए चली थी अमेरिका में। फिर मोबाइल फ़ोन आ गए थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और पेजर की टेक्नोलॉजी एक तरीके से सिमिलर है। तो वो चीज़ भारत में आई नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक वो चीज़ भारत में आती तब तक वो चीज़ ख़त्म हो गई और उसकी जगह मोबाइल फ़ोन आ गए। तो कहने का मतलब कि आज भी भारत के लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि पेजर होता क्या है। पेजर, आप इंटरनेट पे जाके देखिएगा कि पेजर कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो देश को लेटेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, और लेटेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड होने के लिए देश में लगातार काम करते रहना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ, हमारा जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें हुआ ये था कि हमारे पास राइफ़लों की कमी थी, हमारे पास ब्रिटिश सरकार की राइफ़लें वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी, जिसके चलते भारत की सेना को और हमारे देश को नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका से लेटेस्ट हथियार आ रहे थे, मगर उसे चलाने की ट्रेनिंग नहीं थी हमारे पास। तो चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ और उसमें हमने नुकसान उठाया। मगर कहने का मतलब ये कि देश को हमेशा लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ तैयार रहना ज़रूरी है, तभी आपका देश बढ़िया से ग्रो कर पाएगा। आपके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट, सुविधाएं, साधन सब कुछ होना चाहिए, और उसके लिए सरकार भी होनी चाहिए जो कि तेज़ी से काम करे। अगर ये सब लेटेस्ट नहीं होगा, सरकार इस चीज़ों को प्रावधान नहीं देगी, अगर सरकार का काम केवल सरकार बनाना, गिराना, विधायक खरीदना, बेचना हो जाता है, तो फिर देश का तो सत्यानाश होने ही वाला है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई लोग विदेश क्यों भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ लेटेस्ट है। अगर तुम यहाँ पे देखो, भारत में इंजीनियरिंग का कोर्स वगैरह, कुछ भी पढ़ाई लिखाई वगैरह देखो, यहाँ पे कितने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। अगर तुम देखो कि भाई लाइब्रेरी कितनी है हमारे देश में, पब्लिक लाइब्रेरी, तो केरल जैसे छोटे राज्य में बहुत सारी लाइब्रेरी है, मगर बाकी सारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में, राजस्थान वगैरह में, इतने बड़े राज्य है, मगर वहाँ पे लाइब्रेरी आपको दिखने से भी नहीं मिलेगी। ये है प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब कि सुविधाओं का अभाव एक तरीके से देश का नुकसान है, देश के लोगों का नुकसान है, और इसको बदलने के लिए हमें ऐसे नेता और ऐसी पार्टियाँ चाहिए होगी जो दिन रात एक करके काम करे, ना कि टैक्सी के दरवाजे पर खड़े होके लोगों को हाथ दिखाए कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। ये क्या है? ये नेता का काम है कि अपनी एसयूवी के दरवाजे पर खड़ा होके लोगों को हाथ दिखाए? एक नेता को क्या ये करना है? क्या इसके लिए लोगों ने नेता को वोट दिया था? तो ये है। तो लोकसभा चुनाव के 6 चरण बाकी है, कल दूसरा चरण है और उसके बाद भी 5 चरण है। भाई वोट जरूर देने जाना, क्योंकि तुम्हारे वोट पे बहुत कुछ टिका हुआ है, देश का भविष्य टिका हुआ है, आने वाले हमारे बच्चे पोते किस भारत में रहेंगे उस पे ये वोट है। तो सोच समझ के वोट देना भाई, किस पे वोट देना है तुम्हें। जो लोग अभी हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं चुनाव पे, तुम ये जानते हो कि हिंदू धर्म के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, तुम ये बात जानते हो, ठीक है। और अभी ये लोग जो वोट मांग रहे हैं वो डरा के वोट मांग रहे हैं, क्योंकि किया तो कुछ है नहीं। अगर किया होता तो लोग आराम से वोट दे देते। चलो तुम विकास पे चलो काम नहीं कर पाए, हिंदू धर्म के लिए तुमने कितना काम किया। तो ये भी तो विफलता है सरकार की। तो लोगों के समझना पड़ेगा कि पहले ये आपको सपने दिखा के वोट लेंगे, अच्छे दिन सपने दिखा के, फिर कहेंगे वो तो चुनावी जुमला था, फिर अब कहेंगे कि भाई हिंदू धर्म के नाम पे हमें वोट दे दो। आपको समझदारी से वोट देना है, आपको दिल्ली वालों की तरह वोट देना है। दिल्ली वालों ने किसी भी जुमले को नहीं सुना, दिल्ली वाले केवल अपने ही व्यक्ति को वोट देते हैं, अपने फ़ायदे वाले व्यक्ति को। आपको देखना है कि आपका फ़ायदा क्या है, क्योंकि दिल्ली में अभी मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम 18,000 सैलरी फिक्स कर दी है वहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। ये तुम सुनो ध्यान से, दिल्ली में 18,000 सैलरी फिक्स कर दी है। अगर तुम दिल्ली में नौकरी करते हो तो तुम्हें 18,000 मिनिमम मिलेंगे, समझे।
इसीलिए तो दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव, सब जगह से लोग नौकरी करने के लिए आते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में नौकरी में तुम्हें क्या मिलेगा? 6,000, 5,000, 6,000, बस यही मिलेगा तुम्हें। तो अगर तुम्हें दिल्ली में आके 18,000 की नौकरी मिल रही है, तो क्या तुम अपनी समझदारी से अपने फ़ायदे वाली सरकारों को वोट नहीं दे सकते क्या? ये है। तो इस तरीके से आपको अपने फ़ायदे वाली सरकार को वोट देना है कि भाई जो आपके हित के लिए काम करे। अगर तुम्हें जेब में 18,000 मिलते हैं, तुम्हारी नौकरी अगर तुम्हें 18,000 की मिल जाती है, तो तुम्हारे जीवन में तो सुधार आएगा ही आएगा, देश में भी सुधार आएगा। तो जिस तरीके से दिल्ली के लोग अपने चुने हुए नेता को वोट देते हैं जो उनके लिए काम करता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने फ़ायदे वाले लोगों को वोट देना है। ये है बात। तो बाकी सब यहाँ वहाँ की बातों पे विश्वास मत करो, केवल अपने फ़ायदे पे विश्वास करो कि भाई तुम्हारा भला किस तरीके से हो, तुम्हें कैसे सुविधाएं मिले, तुम्हें कैसे नौकरी मिले, इस पर फोकस करो। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, 2 करोड़ लोग। उन 2 करोड़ लोगों को पता है कि हमें किसे वोट देना है। उन्होंने वोट दिया, उन्हें उस हिसाब से सुविधाएं मिलती है। तो तुम्हें भी अगर सही से वोट चाहिए तो अपने हिसाब से सही लोगों को वोट दो, ठीक है? ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल मत दो जो चुनाव पे आके हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं और चुनाव के बाद तुम्हें कभी दिखते भी नहीं है, ठीक है? अभी बहुत सारे राज्यों में इस चीज़ को लेके विरोध चल रहा है। भाजपा के लोगों को दरवाजे से ही भगा दिया जा रहा है, उनके नेताओं को लोग विरोध कर रहे हैं। तुम हरियाणा में जाके देखो, राजस्थान में जाके देखो, गुजरात में जाके देखो, कितने ही राज्यों में विरोध चल रहा है कि भाई भाजपा वालों कभी अपना मुंह मत दिखाओ। तो लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ समझ आ रही है, मगर जब तक समझ आएगा तब तक लोगों का नुकसान हो चुका होगा। ये है बात। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, ऐसी पार्टी को वोट दो जो जिम्मेदारी ले कि भाई प्याज महंगा क्यों हुआ, पेट्रोल महंगा क्यों हुआ, टमाटर महंगा क्यों हुआ, गैस का सिलेंडर क्यों महंगा हुआ। ऐसे नेता को वोट मत दो जो नोटबंदी करके विदेश चला जाए, ठीक है? ऐसे नेता को वोट मत दो जो गोल गोल बातें करके चला जाए, जो आपको बेवकूफ़ बनाए, जो कहे कांग्रेस ने ये किया, नेहरू ने ये किया, फलाना ने ये किया, ठीक है? जो केवल भूतकाल की बातें करता हो, ऐसे नेता को भी वोट मत दो। ये है बात। तो तुम्हारे जो भी विचार हो नीचे कमेंट करके बताओ और वोट देने ज़रूर जाना। अभी 6 चरण के मतदान बाकी है, ठीक है? मैं भी अपना वोट दूंगा, तुम भी अपना वोट देना, क्योंकि देखो ओवरऑल घूम फिर के फ़ायदा तुम्हें ही होगा। कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा विधेयक पारित होगा, कानून बनेगा, सुविधा होगी, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें फ़ायदा चाहिए तो तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हें नुकसान चाहिए तो भी तुम पे डिपेंड करता है। मगर मैं मानता हूँ कि देश के लोगों को अपने फ़ायदे पे फोकस करना चाहिए। यहाँ वहाँ की आलतू फालतू राजनीति पे फोकस मत करो। किसी राजनीति से कुछ भला नहीं होता, केवल अपने फ़ायदे की राजनीति देखो। अगर तुम देखोगे कि हमारे देश ने कितना कर्जा लिया है, तो तुम्हें हैरानी होगी कि हमने पिछली कई सरकारों से भी ज़्यादा कर्जा विदेश के बैंकों से लिया है। वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह से हमने कितना ही कर्जा लेके रखा है, जो देख के तुम हैरान हो जाओगे कि हमारी सरकार ने अंधाधुंध कर्जा लिया है। तो वो कर्जा कौन चुकाएगा? तुम और मैं चुकाओगा। देश के नेता लोग तो निकल लेंगे अपने घर, अपने नेता, अपने परिवार को सेट करके। तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसी सरकार को वोट मत दो जो अंधाधुंध कर्जा भी ले रही है, विकास भी नहीं हो पा रहा, सुविधाएं भी नहीं हो पा रही, रोजगार भी नहीं हो पा रहा, महंगाई भी एकदम फट के चार हो रही है। तो सब कुछ ध्यान में लेके वोट करो, ठीक है? और तुम्हें लगता है कि भाई अभी कोई विकल्प नहीं है, तो कम से कम अभी किसी और सरकार को वोट दे दो, विकल्प धीरे धीरे आ जाएगा। जब तुम्हें लाल बहादुर शास्त्री मिले थे तो क्या विकल्प की बात थी? नहीं थी। जब कितने भी बाकी प्रधानमंत्री की बात करूँ, VP सिंह की बात करूँ, फिर मैं बात करूँ मोरारजी देसाई वगैरह, और कितने भी मैं बात करूँ जो हमारे प्रधानमंत्री थे पुराने, मनमोहन सिंह की बात करूँ, एक तरीके से क्या यहाँ पे हमने सोचा था कि हमारे पास विकल्प नहीं है? हमने तो वोट किया था ना, फिर हमने जो भी मिला चला, ठीक है? मगर ओवरऑल एक ऐसी पार्टी को वोट दो जो कि तुम्हारे मेन मुद्दों पे फोकस करे। मानता हूँ कि हर पार्टी अच्छी नहीं होती, सब में खराबी होती है, मगर सबसे खराब वाली को वोट मत दो, ठीक है? वरना ये जो वर्तमान की पार्टियाँ हैं वो इंटरनेशनल कर्जा लेगी, तुष्टीकरण करेगी, विदेश में राहत राशि फेंकती रहेगी, पैसे फेंकती रहेगी, और तुम कर्जदार बनते जाओगे, तुम महंगाई के नीचे कुचले जाओगे। ये है बात, ठीक है?
तो ये है, अगर तुम्हें चेंजेस चाहिए देश में तो भाई चेंज लाओ। जो खराब है उसे बिठा के मत रखो कि भाई विकल्प कहाँ है। अगर तुम बिठा के रखोगे तो विकल्प आएगा भी कहाँ से, ये है बात। तो चलते चलो, जहाँ तक बात है मनमोहन सिंह की, उन्होंने भी न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका जाके। वो भी अमेरिका जाके न्यूक्लियर डील करके लाते थे। तो ऐसा नहीं है कि उस समय काम नहीं होता था, तब भी होता था। उस समय भी हम पनडुब्बियाँ रिलीज करते थे नेवी में, उस समय भी मिलिट्री के काम होते थे, उस समय भी बहुत सारे ब्रिज बनते थे। राजीव गांधी सी लिंक मुंबई में जो है, महाराष्ट्र में जो है, तो बहुत सारे काम है जो हम करते आए हैं। मगर पिछले 10 सालों से आपको ये पट्टी पढ़ा दी गई है कि भाई हम चले गए तो अनर्थ हो जाएगा, कोई कुछ करने नहीं वाला, सब कुछ खराब ही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपनी आंखें खोलो, अपना नज़रिया खोलो। सरकारें बनती है, बदलती है, मगर एक को बिठा के मत रखो, ठीक है। नीतियाँ बदलाओ, कानून बदलाओ, सब कुछ बदलने दो, तभी तो अच्छी चीज़ें आएगी। मनरेगा किसने बनवाया था? मनरेगा में एक मिनिमम इनकम फिक्स की गई थी। पहले लोगों को काम के नाम पे चवन्नी दी जाती थी, चवन्नी। गांव में लोग भूखे प्यासे मरते थे, ठीक है। गांव में रोजगार बिल्कुल ना के बराबर होता था, क्योंकि पूंजीपति लोग पैसे देते ही नहीं थे। पूरा दिन मजदूरी करवा के लोगों को 100-150 रुपये दे के निकाल देते थे। केवल लोग जिंदा रह पाते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। तो ऐसे समय में हमने मनरेगा बनाया, कांग्रेस की सरकार ने, और फिर एक मिनिमम इनकम तय की गई कि भाई हम दिहाड़ी के रूप में इतना 200 रुपया या 180 रुपया देंगे लोगों को। तो इससे हुआ क्या कि एक मिनिमम इनकम स्लैब बनाया गया कि भाई अगर किसी को रोजगार पे रखना है, किसी को नौकरी करवानी है, तो वो मनरेगा से ज़्यादा पैसा देगा। अगर मनरेगा में 200 रुपये मिल रहे हैं तो किसी को 200 रुपये से ज़्यादा देने पड़ेंगे नौकरी के लिए, वरना आदमी का क्या है, वो तो मनरेगा में जाके 200 रुपये कमा लेगा। तो ये होता है सामाजिक सुधार वाला कार्यक्रम। पिछले 10 साल में तुमने सुना कहीं कि भाजपा सरकार ने कोई सामाजिक सुधार वाला, लोगों की आय बढ़ाने वाला, लोगों की सुविधा बढ़ाने वाला कोई कानून पारित किया हो? उल्टा ये लोग तो 12-12 घंटे काम करवाने वाले कानून पारित करते हैं। कहाँ यूरोप में 5 घंटे लोग काम करते हैं और यहाँ पे 12 घंटे कानून। मतलब कि कोई मनुष्यता वाली बात भी नहीं है। एकदम कॉरपोरेट के, क्या कहूँ मैं, दलाली वाले कानून बनाए जाते हैं कि 12 घंटे एक आदमी से काम करवाना कोई कल्पना भी कर सकता है? 24 घंटे में से 12 घंटे वो आदमी जिएगा क्या? अपने परिवार पे भी क्या ध्यान देगा? अपनी पर्सनल लाइफ पे क्या ध्यान देगा? 12 घंटे काम करवाते हुए, ऐसा कानून बनाते हुए क्या शर्म भी नहीं आती इस देश के नेताओं को? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वोट देंगे तो भी क्या, नहीं देंगे तो भी क्या, कोई भी जीत के आएगा तो क्या होगा। बहुत कुछ होता है। तुम पेट्रोल 200 रुपये का डलवाओगे या 100 रुपये का, वो तुम्हारे वोट पे डिपेंड करता है। तुम्हारे घर जो कार खड़ी है वो 15 साल के बाद कबाड़ में जाएगी या तुम्हारे घर पे खड़ी रहेगी, वो डिपेंड करता है। तुम्हारा घर का सिलेंडर 2000 का बिकेगा या 1500 का बिकेगा, वो तुम्हारा वोट डिपेंड करता है। तो जो लोग कहते हैं कि कोई भी भला नहीं करने वाला, कोई भी हमारे लिए अच्छा नहीं करने वाला, ये बात नहीं है। बात ये है कि और घटिया हालत ना हो, बस इस पे ध्यान देना है। खराब तो होगा मगर कम खराबी हो, हमें उस पे ध्यान देना है, यह है। नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई क्या विचार है तुम्हारे। वोट बिल्कुल देना और कम से कम सरकार को बदलो। क्या घटिया सरकार रखी हमने, जिसके ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई जवाबदेही है। देश में कुछ होता है क्या नहीं होता, बॉर्डर पे कुछ होता है क्या नहीं होता, इकोनॉमी में क्या होता है क्या नहीं होता। -23 GDP गिर जाता है लॉकडाउन के बाद, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या सरकार है ये? नोटबंदी हो जाती है, 98% पैसा वापस बैंकों में आ जाता है, काला धन के नाम पे कुछ नहीं होता, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। लॉकडाउन लग जाता है, लोगों को घर में कैद कर दिया जाता है, लोगों को चौराहे पे लाठियाँ डंडे मारे जाते हैं, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, कोई जवाबदेही नहीं। कोरोना वायरस में लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं, संसद में कहा जाता है कि भाई किसी की मौत नहीं हुई। कितनी घटिया और नीच बात है। तो ऐसे बिन जवाबदेही वाले लोगों को कैसे हम वोट दे सकते हैं, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। चाइना के साथ हमारे टकराव होते रहते, किसी की कोई जवाबदारी नहीं लेता कोई। देश में कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाए,
कोई जवाबदेही नहीं। बस होगा तो क्या होगा, मंत्री बदल दिए, मंत्रिमंडल बदल दिया, किसी को बिठा दिया, किसी को निकाल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, बस यही चलता रहेगा। मगर सब कठपुतली है, करवाने वाला कौन है ये देखो। तो लोग सोचते कि भाई मंत्री बदल गया, अब कुछ नया होगा, कुछ नहीं होगा नया, बस चेहरा बदल दिया जाता है, मगर करने वाला तो एक ही है। ये है चीज़। तो समझने की ज़रूरत है, सोच समझ के वोट दो, 6 चरण बाकी है, बढ़िया से वोट दो, ऐसे वोट दो कि भाई कुछ देश में बदलाव आए, लोगों की हालत बदले। कभी तुम मुंबई मेट्रो में जाके देखो भाई लोग कैसे जाते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे, कैसी हालत होती है मुंबई मेट्रो में, तुम्हें पता चलेगा कि भाई मिडिल क्लास की लाइफ क्या है। कभी तुम अहमदाबाद की म्यूनसिपल बस में जाके देखो, लोग लटकते हुए जाते, सुबह 8 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह 8 बजे तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलेगी सुबह 8 बजे के बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई देश के लोगों को सुविधा पहुंचाओ। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग ली देश के लोगों ने, कोई बहुत बड़ा ताजमहल नहीं मांग लिया, हमसे कई छोटे छोटे देश है। तुम जाके देखो लग्जमबर्ग में, तुम जाके देखो चेक रिपब्लिक में, तुम रसिया में जाके देखो, छोटे छोटे देश है, कितनी छोटी इकोनॉमी है। तुम जाके चाइना की बात करो ना, चाइना में पर व्यक्ति कैपिटा इनकम $12,000 है, $12,000, और हमारी $2,000। कोई कंपैरिजन है? हम कहते हैं कि हमने ब्रिटेन को पीछे पछाड़ दिया, ब्रिटेन की इकोनॉमी हमसे छोटी हो गई, हम उनसे बड़े हो गए। कभी देखा है ब्रिटेन में कितने लोग हैं? मुश्किल से 2-2.5 करोड़ लोग हैं वहाँ पे, 2-2.5 करोड़ लोग हैं ब्रिटेन में, और हम 140 करोड़ के लोग हैं। हम कहते हैं कि हमने उसे पछाड़ दिया। कोई कंपैरिजन है उस बात का? एक छोटा सा देश जिसकी इकोनॉमी हमारे जितनी या हमसे बड़ी थी अभी तक कुछ सालों तक, और हम कहते कि भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। भाई 140 करोड़ लोग हैं और तुम किस मज़े की बात कर रहे हो? तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये जो एवरेज इनकम की जो पैरामीटर है वो बहुत ही घटिया पैरामीटर है। क्यों घटिया है? क्योंकि तुम मान के देखो कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकाला जाता है कि सबके पास कुछ पैसा है और उसे डिवाइड कर दो सब में, तो हो गया एवरेज इनकम। इसकी कोई एक्यूरेसी थोड़ी है। उदाहरण के रूप से 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, एक के पास 500 रुपये है, 500 रुपये है, और बाकियों के पास 100 रुपये है। तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगी? एवरेज इनकम निकलेगी कि भाई सबके पैसों को मिला दो और सब पे डिवाइड कर दो। क्या ये इनकम का कोई क्राइटेरिया है? इससे तो इनकम भरी दिखेगी, मगर क्या हकीकत में लोगों के पास इतनी इनकम है? ये है सवाल। एक करोड़पति के पास और एक मिडिल क्लास लोअर क्लास के पास इनकम है, उसे मिला के डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर कैपिटा इनकम एक बहुत ही भ्रामक, एवरेज इनकम बहुत ही भ्रामक क्राइटेरिया है। क्योंकि तुम इमेजिन करके देखो कि भाई मुकेश अंबानी के पैसे और मेरे इनकम में जो भी गैप है, क्या उसे पर कैपिटा एवरेज इनकम से कंपेयर किया जा सकता है? तुम मान के चलो, एक आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपए है और एक आदमी जिसके पास 10,000 रुपये है, दोनों की इनकम मिला दी जाए और उसका एवरेज निकाला जाए, क्या कोई कंपैरिजन है? तुम मुझे बताओ। क्या गरीब आदमी अमीर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। ये है बात। तो ये जो एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम की जो बकवास है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। ये चीज़ समझा करो, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझदार लगा हो, कुछ जानने जैसा लगा हो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके बताओ कुछ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं कहीं गलत लगूँ तो भी बता देना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे भी तो पता चले। तो ये है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, सोच समझ के वोट देना। ना देना चाहो, देना चाहो, तुम्हारी इच्छा की बात है, मगर सूरत वालों की तरह मत बनना कि भाई 5 साल के बाद सीधा तुम्हें 10वें साल पे ही वोट डालने का मौका मिलेगा। सूरत वालों को वोट डालने का मौका मिला ही नहीं, 5 साल तक रुके वोट देने के लिए, और 5 साल बाद पता चला कि भाई अब तो वोट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे सबक लेना, सबक सीखना कि भाई वोट देना क्यों ज़रूरी है। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।